A very good morning to all of you. Today we will see the manufacturing of non-sterile product. In that first, the definition is the non-sterile manufacturing concerned with fabrication of dosage form except parenterals, which is carried out according to the standard laid down under Schedule M and N of DNC Act 1945. मतलब क्या है कि ये जो इस सेक्शन में हम क्या देखने वाले कि जो नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग है विद द फैब्रिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। फैब्रिकेशन मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर हम इसमें कुछ इन्वेंट करते हैं। हमारे जो डोज है, जो प्रोडक्ट है हमारा, उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डोसेज फॉर्म की, एक्सेप्ट पैरेंटल प्रिपरेशन। मतलब पैरेंटल प्रिपरेशन को छोड़कर हम जिस किसी भी नॉन स्टेराइल चीज़ की या फिर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके उसको पैक करते हैं, उसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट। और ये किस बेसिस पे कैरिड आउट होंगी कि इसके लिए गाइडलाइंस है जो शेड्यूल एम और शेड्यूल एन के अंदर दी गई है एज पर डीएनसी एक्ट विच इज़ हेल्ड ऑन 1945। सो इन दैट नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट इंक्लूड ओरल लिक्विड, सिरप्स, इमल्शंस, टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड सपोजिटरीज। सो ये सब जो है ये नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट है जिनको स्टेराइल करने की ज़रूरत नहीं होती। कौन कौन से? दैट इज़ ओरल लिक्विड, सिरप्स, इमल्शंस, टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड सपोजिटरीज विच आर लार्जली कंज्यूम्ड। The used products have quite longer shelf life and the manufacturing is less complicated than parenterals। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है इनकी जो शेल्फ लाइफ्स है वो ज़्यादा होती है पैरेंटल प्रिपरेशंस के कंपेयर में। मतलब जो इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो एज़ कम्पेयर टू पैरेंटल प्रिपरेशन ज़्यादा होती है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू पैरेंटल्स। बट लाइक पैरेंटल्स प्रीमिसेस, स्पेसेस, मशीन एक्सेट्रा, the requirements given under Schedule M and N of the Drug and Cosmetic Act must be complied to manufacturing this dosage form। So जैसे कि हमने देखा कि स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, जो भी मशीनरीज लगती है, जो भी लेआउट लगता है, तो हमको इसमें भी उसी तरह के लेआउट, उसी तरह की मशीनरीज हमको इसमें फॉलो करनी है जो कि शेड्यूल M और शेड्यूल M में दी गई है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या है कि बल्क कॉन्सेंट्रेट। और इसके हिसाब से जो भी उसका डाइल्यूशन है उसको डाइल्यूट करके हम उसको अलग अलग बॉटल्स में उसको फिर इन पेशेंट और आउट पेशेंट को डिस्पेंस कर देते हैं। फिर उसके बाद में द एंटायर प्रोसीजर इज़ कैरिड आउट इन अ बल्क कंपाउंड लेबोरेटरी विद एन एडिक्वेट फैसिलिटीज़ लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग, प्रोसेस एंड स्टोरेज। मतलब ये जितनी भी एक्टिविटी है बल्क कॉन्सेंट्रेट को रखने की या फिर बल्क कंपाउंड को या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने की बल्क में, तो ये कंपाउंड के अंदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी, फिर जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसको स्टोरेज करने की फैसिलिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन शुड लुक एट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जहाँ पर हमारा जो सप्लाई का जहाँ पर हम चीज़ें सप्लाई करेंगे वहाँ पर वो सब एक एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पर वॉशिंग, क्लीनिंग और इसके अलावा कि वहाँ पे एक फ्रेश एयर का वेंटिलेशन हो। फिर उसके बाद में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो एक कंट्रोल मैनर के अंदर हो। फिर उसके बाद में द चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन कुड बी रिड्यूस बाय कीपिंग द मटेरियल इन एन ऑर्डरली मैनर विद एडिक्वेट एंड प्रॉपर लेवलिंग। और हमको जो मटेरियल के अंदर जो चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन के है वो हमको दूर करने कैसे कि जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसको पर्टिकुलर लेबलिंग करके उसको पर्टिकुलर नाम देकर हमको उसको स्टोर करके रखना है ताकि वो किसी और प्रोडक्ट के साथ में कंटेमिनेशन उसका ना हो। उसके बाद में हम देखेंगे कि लिक्विड ओरल्स। आता याच्यामध्ये आपण बघणार की लिक्विड ओरल्सचे किती टाईप असतात किंवा त्यांची क्लासिफिकेशन काय काय आहे। त्याच्यामध्ये लिक्विड ओरल्स आर क्लासिफाइड ॲज फॉलोज। दॅट इज the first one is simple solution, the second one is emulsion and the third one is suspension। So what is the advantages of bulk concentrate और liquid orals के advantages क्या क्या है? तो उसके अंदर
क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जो अवेलेबिलिटी है उसका जो फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब उसका जो एब्जॉर्प्शन है हमको उसका एक अच्छा चांस है कि हम मतलब क्विक हमको उसका ऑब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और रिटर्न सब्सटेंस इन ड्राई फॉर्म टू GI ट्रैक कैन बी गिवन, दैट इज़ एग्जांपल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, मतलब ब्रोमाइड्स और आयोडाइड ये ऐसे सब्सटेंस है जो इरिटेंट है, हम उसको ओरली नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको एज इन लिक्विड हम उसको GI ट्रैक में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये उसका एडवांटेज है कि हम इसकी मदद से जो इरिटेंट सब्सटेंस है उनको हम दे सकते हैं। उसके बाद में इजी एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्फांट एंड गायरियाट्रिक पेशेंट, मतलब जो इन्फांट है, जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनकी एज बिलो 5 ईयर है या फिर 2 ईयर है, तो ऐसे इन्फांट के अंदर हम जो लिक्विड प्रिपरेशन है वो इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वन। एंड अश्योरेंस ऑफ यूनिफॉर्म डोसेज, इट इज़ होमोजीनियस एक्सेप्ट इमल्शन एंड सस्पेंशन, मतलब कि लिक्विड प्रिपरेशन में जो हम डोज देते हैं उसका जो डोज होता है वो यूनिफॉर्म मैनर के अंदर होता है, ये उसका एक एडवांटेज है। अ डोज कैन ईजीली वेरी, और जो डोज है हम उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज़ कि टैबलेट हमको लेनी है, तो वो टैबलेट को समझो डॉक्टर ने बोले कि हमको उसको आधी लेनी है, तो आधी लेने के बाद क्या होगा कि वो हमको प्रॉपर हम उसका जो डोज है वो नहीं ले सकते, वो हमसे हाथ से वो कम भी ब्रेक हो सकती है, ज़्यादा भी ब्रेक हो सकती है। लेकिन इन द केस ऑफ लिक्विड वी विल टेक द डोज इन प्रॉपर मैनर, लाइक जैसे कि जो कैप होता है उसके ऊपर लेवल होता है कि हमको डॉक्टर ने बोला 10 ml लेना है, तो हम उसको बराबर उतना ही 10 ml फिल करके उतना ही बराबर हम उसको लेते हैं। तो हम उसको इजीली वैरी कर सकते हैं। अगर 10 ml लेना है तो 10 ml, अगर कोई बड़ा पर्सन है या फिर एल्डरली पीपल को हमको देना है तो वो हम उसको 15 ml या फिर और ज़्यादा जो भी डोज है उतना ले सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन बी गिवन इन लिक्विड फॉर्म। अब हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ऐसे ड्रग्स जो रेडिली अट्रैक्ट होते हैं वाटर से, तो ऐसे ड्रग हम यहाँ पर दे सकते हैं, ये उसका एक एडवांटेजेस है। और फिर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है उसके, लेस स्टेबल देन सॉलिड डोसेज फॉर्म, लेकिन जिसकी स्टेबिलिटी होती है लिक्विड प्रिपरेशन की वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म कम होती है। जैसे कि मतलब स्टेबिलिटी मतलब क्या कि जैसे कि हमने अगर सिरप है फॉर एग्जांपल, और अगर उसका ढक्कन हमने खुला रख दिया तो क्या होगा कि वहाँ पर वो ऑक्सीडाइज होकर उसके चिलेट्स फॉर्म होंगे, या फिर वहाँ पर वो जो लिक्विड है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो स्टेबिलिटी है वो हमको सॉलिड मटेरियल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई लिक्विड प्रिपरेशन है या फिर सिरप है, अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो खुला छोड़ने पर क्या होता है कि वहाँ पे उसका ऑक्सीडाइज होकर वो उसके चिलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, वहाँ पे वो जैसे जम जाती है, ऐसे हमको देखने को मिलता है एक लेयर। उसके बाद में चांसेस ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन, मतलब कि क्या है इसमें कि जो चांसेस है बैक्टीरियल कंटामिनेशन के वो यहाँ पे हमको मिलते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। क्योंकि सॉलिड डोसेज फॉर्म का जो डोज होता है, जो टैबलेट होती है वो एक कैप के अंदर होती है, लेकिन जो इन केस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म हमको एक बॉटल होती है, तो उसमें से हमको चांसेस होते हैं कि हम हमारे हाथ अगर नेक्स्ट वी विल सी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड ओरल्स। सो इन दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड ओरल्स मस्ट कंप्लाई द फैसिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अंडर MNN शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है लिक्विड्स की, वो उसकी जो फैसिलिटीज़ है वो कंप्लाई होनी चाहिए रिक्वायरमेंट की जो स्पेसिफाइड की है अंडर द शेड्यूल ऑफ MNN ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। लिक्विड ओरल्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्पस। जो लिक्विड ओरल्स आहे, जे लिक्विड प्रोडक्ट जे लिक्विड ओरल्स असतात त्यांचे 2 प्रकारचे यूज असतात. पहिलं यूज काय त्यांचं की ते इंटरनल लिक्विड आणि एक्सटर्नल लिक्विड. आणि जे इंटरनल लिक्विड असतात त्याला आपण ओरली सोल्युशन्स जे आहे त्याला म्हणतात. इलेक्झियर्स जे आहे, सिरप्स आहे, ड्रॉप्स आहे, ड्रॉट्स आहे, लिंक्टस आहे, त्याला आपण काय म्हणतात की ते इंटरनल लिक्विड आहे. आणि जे
एक्सटर्नल लिक्विड आहे ज्याच्या जो आपण इंटरनली घेत नाही त्याला आपण स्किनवर अप्लाय करतो त्याला आपण म्हणतो लिनिमेंट्स, लोशन्स अँड एनिमॅटा etc. So in the preparation of internal liquids, so here we will see the vehicles which is used for preparation of internal liquids. मतलब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो vehicles हम यूज़ करते हैं और वो किस में इंटरनल लिक्विड के लिए, तो वो कौन कौन सी है। उसमें पहला है सिंपल वाटर। उसके यहाँ पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो नेचर ऑफ व्हीकल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बेसिस पे उन्होंने दिया है। उसके बाद उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले सिंपल वाटर। सिंपल वाटर मतलब उसकी एग्जांपल कौन सी हुई, प्यूरीफाइड वाटर। अगर हमको व्हीकल एज अ सिंपल वाटर यूज़ करना है सिर्फ, तो हम उसकी जगह पे उसको प्योर वाटर यूज़ करेंगे। और अगर हमको वहाँ पर एरोमेटिक वाटर यूज़ करना है तो हम कौन सा वाटर यूज़ करेंगे, उसकी एग्जाम्पल है वहाँ पर क्लोरोफॉर्म वाटर या फिर पेपरमिंट वाटर या फिर लिनामेंट वाटर या फिर डिल वाटर। और उसके बाद में सिरप्स, अगर हमको किसी तरह की सिरप यूज़ करनी है एज अ व्हीकल तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, सिंपल सिरप या फिर ऑरेंज सिरप या फिर जितने भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो इस तरह की जितने भी फ्लेवर्ड सिरप है तो हम फिर उसकी एग्जांपल ये है वो यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ग्लिसरिटीज़, मतलब कि ऐसी प्रिपरेशन जिसमें हम ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, जो कि ग्लिसरीन कंटेनिंग होती है, जिसमें हम ग्लिसरीन को यूज़ करते हैं। तो ऐसी कौन सी भी, उसमें हम ऐसी प्रिपरेशन में क्या ऐड करेंगे, ग्लिसरीन। फॉर एलिक्सियर्स, एलिक्सियर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रो अल्कोहल। मतलब ऐसी एलिक्सियर्स के अंदर मतलब ऐसी प्रिपरेशन जिसके अंदर वाटर और अल्कोहल हम यूज़ करते हैं, तो हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, वाटर और अल्कोहल। और एडिटिव्स के लिए देयर आर एडेड फॉर फ्लेवर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो एडिटिव्स है, जो तुमने देखा होगा कि जब आप लेबल देखते हो सिरप का या फिर लिक्विड प्रिपरेशन का, तो वहाँ पे एडिटिव्स विद एडिटिव्स करके एक ऑप्शन होता है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, एडिटिव्स के अंदर या तो एक तो फ्लेवर्स होते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फ्लेवर्स मतलब ये एक स्वीटनिंग एजेंट होता है जिसमें हम जैसे कि लेमन फ्लेवर्स होता है या फिर ऑरेंज फ्लेवर होता है या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है या फिर रास्पबेरी फ्लेवर होता है। तो इस तरह के जो फ्लेवर्स होते हैं वो हम यहाँ पर उसकी एग्जांपल्स है। और प्रिजर्वेटिव मतलब ऐसी चीज़ें जो कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन उसमें ना हो प्रिपरेशन के अंदर, तो इसलिए हम जो ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। तो उसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, क्लोरोफॉर्म, बेंजोइक एसिड एंड पैराबीन्स। एंड नेक्स्ट वन इज वी विल सी द प्रिपरेशन ऑफ लिंक्टस। So linctus is a cough preparation containing expectorant in a vehicle of simple syrup। मतलब लिंक्टस क्या है कि ये कफ प्रिपरेशन है जिसके अंदर जो ड्रग है वो सिंपल व्हीकल सिरप के अंदर होता है। एंड दिस इज प्रिपेयर्ड बाय स्टीयरिंग द मेडिकामेंट इन अ व्हीकल्स। और ये कैसे बनती है कि सिंपल वे में कि जो मेडिकामेंट है वो सिरप के अंदर या व्हीकल्स के अंदर कलर्स, व्हीकल्स और फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव ऐड करके इसको हम स्टर करते हैं, उसको हम शेक करते हैं एक मैनर में। तो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन बनती है। कैसे कि जो ड्रग है उसके साथ में व्हीकल्स, उसके साथ में फ्लेवरिंग एजेंट, उसके साथ में प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स, उसको ऐड करके उसको स्टर करने का और अच्छी तरह से शेक करने का एक प्रॉपरली ऑर्डरली मैनर के अंदर। तो इस तरह से हम लिंक्टस को प्रिपेयर करते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ लिक्सियर्स, इन प्रिपरेशंस ऑफ लिक्सियर्स आर क्लियर, फ्लेवर्ड एंड स्वीटन हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स। द नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट इज एज अंडर। मतलब कि ये जो एलिक्सियर्स होती है ये वाटर और अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर की जो इंग्रेडिएंट उसके दो तरह की, एक तो मेजर है और फिर माइनर है। तो मेजर में दो तरह के कौन कौन से, इथेनॉल और वाटर। क्योंकि हमने जैसे कि हमने देखा कि ये जो प्रिपरेशन होती है इसमें हम वाटर और इथेनॉल को यूज़ करते हैं। तो वाटर जो हम यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी कितनी रहेंगी प्रिपरेशन के अंदर, 50 to 90%। और उसमें इथेनॉल की क्वांटिटी कितनी रहेंगी, 5 to 40%। तो ये क्या है कि ये एक मेजर इंग्रेडिएंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सियर्स। एंड माइनर कौन कौन से हैं, सिरप्स, दैट इज़ फ्लेवरिंग एजेंट, और other vehicles like glycerin, sorbitols, then the flavors like raspberry syrup, yes, raspberry etc.
मैंगो एक्सेट्रा। और प्रिजर्वेटिव मतलब ऐसा कि जिसमें हमको इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, इसलिए हम जो हम या ऐड करने वाले हैं। तो इस तरह से हम एलिक्सर्स को प्रिपेयर करते हैं। सो these are the simple way of dissolving 2 or more ingredient aqueous soluble medicament dissolved in water where non aqueous is in alcohol। मतलब जो एक्वेस प्रिपरेशन है हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, और जो नॉन एक्वेस प्रिपरेशन है उसको हम अल्कोहल फेस के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। और उसके बाद में फाइनली द वॉल्यूम ऑफ द बल्क इज एडजस्टेड विद स्पेसिफाइड मेजर सॉल्वेंट। और फिर हमको जो वॉल्यूम है बल्क का वो एक मेजर सॉल्वेंट से एडजस्ट करके द सॉल्यूशन इफ़ द सॉल्यूशन अपीयर टर्बिड अलाउड टू स्टैंड फॉर द फ्यू आवर्स एंड देन फिल्टर इट। अगर जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर होने के बाद में उसका वो टर्बिड कलर या फिर वो मैला मतलब वो एक उसका जो कलर है वो क्लियर नहीं है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए हम उसको स्टेबल करते हैं, फिर उसके बाद में उसको फ़िल्टर करते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए और उसमें जो भी फॉरेन मटेरियल है या फिर जो भी इसमें फॉरेन पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाए। उसके जो इक्विपमेंट हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है स्टोरेज टैंक, जिसमें हम व्हीकल को स्टोर करेंगे, एंड बैंडेड लेबोरेटरी स्टोरेज टैंक। और एक ये ऐसा स्टोरेज टैंक ये जो सिर्फ अल्कोहल के लिए यूज़ होगा, जो बेंड होगा ऊपर से, और मिक्सिंग व्हीकल्स। फिर ये दोनों को मिक्स करने के लिए एक व्हीकल, एक पाइप जो दोनों में से सॉल्यूशन बना के एक कंटेनर में इसको मिक्स करने के लिए। और उसके बाद में पोर्टेबल मिक्सर, स्मॉल वेसिकल्स एंड अदर यूटेंसिल्स। फिर जो मतलब जैसे कि दो मेजर टैंक्स रहेंगे, एक व्हीकल के लिए एक वाटर के लिए। फिर जो दोनों के जो आउटलेट रहेंगे वो मिक्सर रहेंगे, मतलब कि जो ऐसा कि जो दोनों को मिक्स कर सके। फिर दोनों को जो मिक्सर आएगा वो पोर्टेबल मिक्सर के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद में उस जो मिक्सर है, जहाँ पर जो मिक्सर आया है वहाँ से वो फिल्ट्रेशन असेंबली में ट्रांसफ़र होगा। फिर फिल्ट्रेशन असेंबली से ट्रांसफ़र होकर वो बल्क फिर वहाँ पे वो फिल्टर होगा। फिर फिल्टर होने के बाद में वो बल्क स्टोरेज टैंक में जमा होगा। फिर बल्क स्टोरेज टैंक में जमा होने के बाद में वो पर्टिकुलर टाइप की साइज़ की बॉटल्स में पर्टिकुलर पैकिंग के अंदर वो मशीनरीज के थ्रू फिल होके पैक होगा। फिर उसके बाद में है कि सिरप्स की प्रिपरेशन कैसी रहेंगी। सो सिरप्स आर कॉन्सनट्रेटेड एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर्स। दे मे बी विस्कस इन नेचर एंड स्वीट इन टेस्ट। मतलब कि जो सिरप्स होती है वो क्या है कि एक कॉन्सनट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का या फिर अदर शुगर्स का, जिसमें जो कि नेचर जो उसका होता है कि वो स्वीटनिंग होती है, वो स्वीट होती है टेस्ट के अंदर। और उसकी कितनी टाइप है? 3। द फर्स्ट वन इज़ सिंपल, सेकंड वन इज़ मेडिकेटेड एंड थर्ड वन इज़ फ्लेवर्ड। सो इन दैट दे में यूज्ड एज, वो कहाँ पे यूज़ होती है सिरप्स? एज अ स्वीटनिंग एजेंट, एज अ प्रिजर्वेटिव, और एज अ व्हीकल फॉर एंटी टिश्यू, एंटीबायोटिक, विटामिन्स, एनाल्जेसिक्स एंड antipyretics. So these are the uses of syrups. So here we will see the preparation of syrups. In that there are 4 methods used which depends on the nature of syrup being prepared. The first one is solution with heat. So in that method जो हम इस मेथड में क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन है हम उसको हीट करके सिरप को बनाते हैं। और जो दूसरा प्रिपरेशन है वो कौन सा है? एजिटेशन विदाउट हीट। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं कि हम जैसे कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस अगर हम यूज़ करते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस जिनको हीट करने पर वो डिग्रेड हो सकते हैं, वो उनकी जो अवेलेबिलिटी है, जो उनकी बायो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो सकती है, जो उनकी एक्शन है, जो उनका पोटेंसी है वो कम हो सकती है हीट करने पर। तो ऐसे सब्सटेंस को हम स्टर करके या फिर शेक करके हम उसको सिरप प्रिपेयर करते हैं। और तीसरा कौन सी मेथड है? एडिशन ऑफ मेडिकामेंट टू सिरप। और इस मेथड में क्या करते हैं हम कि जो मेडिकामेंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो हम सिरप में ऐड करते हैं। और जो फोर्थ मेथड है वो कौन सी है? वो है परकोलेशन। परकोलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड मूविंग स्लोली थ्रू अ सब्सटेंस दैट हैज़ वेरी स्मॉल होल्स। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें परकोलेशन की, जिसमें हम हमारा जो प्रिपरेशन है वो एक ऊपर रहेगा, फिर उसको हम सीव के ज़रिए या फिर फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर करके उसको जो नीचे हमको जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसको हम यूज़ करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे परकोलेशन मेथड। और द नेक्स्ट वन इज़ सॉल्यूशन विद हीट। और ये मतलब कौन सी है? जनरल प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिरप, दैट इज़ सॉल्यूशन फॉर हीट। इन दैट द मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट नाइदर अ वोलेटाइल नॉर थर्मोलायबल। तो हम ये मेथड कब यूज़ करते हैं कि जब हमारा जो इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, या तो वो वोलेटाइल ना हो। अगर वो वोलेटाइल रहा तो वो क्या हीट करने पर वो वेपर बन के उड़ जाएगा। और जो दूसरा अगर वो थर्मोलायबल रहा, मतलब वो ऐसे सब्सटेंस रहा जो कि
थर्मोलाइबल है, मतलब वो हीट लगने पर डिग्रेड हो सकता है। तो इस तरह के सब्सटेंस हमको इस तरह की मेथड में यूज़ नहीं करने हैं। द डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर इज़ टेकन इन अ पेट्री डिश एंड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज़ एडेड। मतलब हमको जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है शुगर की वो लेना है और उसको प्यूरिफाइड वाटर में ट्रांसफ़र करना है। देन इट इज़ हीटेड ऑन वाटर बाथ टिल द सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन। और फिर हमको उसको हीट करना है तब तक कि वो जो शुगर है वो अच्छी तरह से मेल्ट होकर एक हमको क्लियर सॉल्यूशन या फिर क्लियर लिक्विड ऑब्टेन नहीं होता। फिर उसके बाद वॉल्यूम इज़ मेड बाय एडिंग रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर। और फिर हमको जो उसका वॉल्यूम है वो मेंटेन करना है वाटर ऐड करके। फिर उसके बाद में हीटिंग विल कंटिन्यू टू ऑब्टेन अ डिज़ायर्ड विस्कोसिटी विच इज़ टेस्टेड बाय सैक्रोमीटर्स। मतलब कि फिर हमको उसको तब तक की हीट करना है तब तक कि हमको उसका डिज़ायर्ड विस्कस मतलब उसका गाढ़ापन हमको मिल नहीं जाता, डिज़ायर्ड जो हमको चाहिए तब तक के उसको हीट करना है। और हम उसका जो विस्कोसिटी है वो कैसे टेस्ट करेंगे, सैक्रोमीटर की हेल्प से। और द नेक्स्ट वन क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। सो इन दैट इमल्शन इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच बोथ द फेजेस द डिस्पर्स एंड कंटिन्यूस फेज आर लिक्विड। मतलब कि इसमें दो तरह की फेस होती है। कौन कौन सी, एक डिस्पर्स फेस और दूसरी फेस कौन सी होती है, दूसरी फेस कौन सी होती है कि कंटिन्यूस फेस। मतलब जो फर्स्ट फेस होती है वो कौन सी होती है, डिस्पर्स, एंड द सेकंड वन इज कंटिन्यूस। द डिस्पर्स फेज इज फाइनली डिवाइडेड इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स एंड डिस्पर्स इन कंटिन्यूस फेस विद द हेल्प ऑफ इमल्जेंट्स। मतलब इमल्शन क्या है कि ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है जिसमें दो तरह की फेस होती है। कौन कौन सी, डिस्पर्स और सेकंड वन इज कंटिन्यूस फेस। तो हम क्या करते हैं कि जो डिस्पर्स फेस है उसमें क्या होता है कि स्मॉल्स ग्लोब्यूल्स होते हैं ऑयल के। तो जो स्मॉल्स ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको हमको कंटिन्यूस फेस में ऐड करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। मतलब ऐसा एजेंट जो कि सरफेस टेंशन को बढ़ाकर उसमें ग्लोब्यूल्स की एंट्री करता है। तो किसमें, डिस्पर्स फेस, मतलब डिस्पर्स एजेंट की या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी ग्लोब्यूल्स है उसको हमको कंटिन्यूस फेस में ऐड करना होता है। मतलब कि इन शॉर्ट हमको ऑयल को वाटर फेस में ऐड करना होता है विद द हेल्प ऑफ इमल्शंस। सो फॉर दिस देयर आर थ्री मेथड्स। द फर्स्ट वन इज द ड्राई गम मेथड, द सेकंड वन इज वेट गम मेथड एंड द थर्ड वन इज बॉटल गम मेथड। सो ड्राई गम मेथड में क्या होता है कि इट रिक्वायर्ड दैट यू प्लेस द अकाशिया इन अ ड्राई मोटर एंड द ऑयल मिक्स फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम। मतलब इस तरह की मेथड में क्या होता है कि जो ड्राई मेथड होती है उसमें हमको मोटर लेना होता है, उसके अंदर हमको जो अकाशिया है, जो हमारी गम है, उसको हमको उसको ट्राइचुरेट करना होता है बहुत देर, अपना एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक के उसको हमको ट्राइचुरेट करना होता है। फिर उसके बाद में हमको उसमें वाटर जो है वो एक साथ डाल देना होता है। जितनी भी क्वांटिटी हम वाटर की डालने वाले हैं उसको हमको ऐड कर देनी होती है एट अ वन टाइम। उसको मतलब रुक रुक के ऐड नहीं करना है, उसको हमको एट अ टाइम पूरा वाटर ऐड कर देना है। फिर उसको अच्छी तरह से ट्राइचुरेट करना है। फिर ट्राइचुरेट करने के बाद में हमको उसको कब तक के ट्राइचुरेट करना है, तब तक कि हमको प्राइमरी इमल्शन नहीं मिल जाता। और जो सेकंड वन मेथड है दैट इज़ वेट गम मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जो वेट गम मेथड है उसमें हम जो हमारा मोटर है उसके अंदर हम एक साथ हमारी जो गम है या फिर जो हमारा अकाशिया है या फिर वाटर है फिर इमल्सिफाइंग एजेंट है वो तीनों एक साथ ऐड करके उसको हम बहुत देर तक के ट्राइचुरेट करते हैं तब तक कि हमको एक प्राइमरी इमल्शन नहीं मिल जाता। और बॉटल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि ड्राई बॉटल लेकर उसके अंदर हम उसमें पहले गम ऐड करते हैं। गम ऐड करने के बाद में उसको अच्छी तरह से शेक करते हैं। शेक करने के बाद में उसमें हम वाटर की क्वांटिटी ऐड करते हैं। फिर वाटर की क्वांटिटी ऐड करने के बाद में हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। फिर उसको हम अच्छी तरह से शेक करते हैं तब तक कि हमको हमारा डिज़ायर्ड इमल्शन नहीं मिल जाता। द ड्राई गम मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन कंटिनेंट। मतलब जो ड्राई गम मेथड है जो हमने देखा अभी वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। द रेशो ऑफ ऑयल गम एंड वाटर इज़ टेकन इन 4:1:2। मतलब जो इसमें क्या ऑयल की क्वांटिटी कितनी होती है 4, मतलब ऑयल की क्वांटिटी 4 होती है और उसमें जो गम की क्वांटिटी है वो 1% होती है और जो वाटर की क्वांटिटी है वो 2% होती है। फर्स्टली द प्राइमरी इमल्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्टरिंग गम एंड ऑयल इज़ एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टिल अ क्रीमी वाइट मास
परसिस्ट, मतलब कि पहले हमको ऑयल लेना, अपना गम लेना होता है, गम के अंदर फिर हमको ऑयल ऐड करना होता है, फिर उसके बाद में हमको उसमें वाटर ऐड करना होता है, तब तक कि हमको एक क्रीमी लेयर नहीं मिल जाती, वाइट क्रीमी लेयर या मास नहीं मिल जाता उसका। द रिमेनिंग इंग्रेडिएंट आर एडेड बाय डिसॉल्विंग इन द वाटर स्लोली इन द सेंटर ऑफ मोटर विथ कंटिन्यूस एजिटेशन, मतलब फिर हमको जो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन हमारा जो रहेगा वो हमको ऐड करना है उसमें कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ में, कंटिन्यूस मिक्सिंग के साथ में।